हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारा इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है लुसेंट का। तो आपको पता है लुसेंट के अलावे भी कुछ कुछ चीज़ें, मैं लुसेंट तो करा ही रहा हूँ लेकिन उसके अलावे कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ और मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कौन कौन लोग शपथ लेते हैं या किनको सैलरी मिलती है हमें याद नहीं करना है। जैसे आपको पता है एक शेड्यूल में सैलरी लेनी पड़ती है, दूसरे शेड्यूल में शपथ लेनी पड़ती है, या एक शेड्यूल है बहुत सारे शेड्यूल ग्रुप वाले स्टेट का, कुछ स्टेट का जिसमें कुछ स्टेट है, 4 स्टेट है, उसके अलावा एक और शेड्यूल है जिसमें बाकी सारे 10 स्टेट है। तो ये सब मैं बताने वाला हूँ और ये सब मैं याद दिलाऊंगा, याद करवाने का ट्राई करूँगा कि कैसे याद करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है धीरज और आप एनसीईआरटी जोन के एफबी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टा सब ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट हो या कोई वीडियो चाहिए, जैसे बहुत लोग करते हैं। उसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी आपके पास ऐप है तो मुझे फॉलो कर लीजिए और आपको वहाँ पे मैं नेक्स्ट वीक से, अगर आपको चाहिए सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, अगर क्लास 11th और 12th तो ये दोनों मैं कराऊंगा वहाँ पे, और लिंक है आप फॉलो कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे कराता हूँ और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो मिनिमम बट। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल 12 शेड्यूल है। शेड्यूल का सिंपल मतलब होता है लिस्टिंग। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने पंचायती राज को लाया। पंचायती राज, तो पंचायती राज में क्वेश्चन है कि पंचायती राज के टोटल फंक्शन है 29। तो इस फंक्शन को हम अलग अलग आर्टिकल में थोड़ी लिखेंगे। हमने एक आर्टिकल बना लिया पंचायती राज के लिए, उसके फंक्शन को एक शेड्यूल में लिख देंगे। तो हमने एक ऐसा ही शेड्यूल बना लिया, लिस्ट बना लिया। सेम हमें पता है कि कुछ लोगों को सैलरी मिलती है। जैसे एक है कि सैलरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन लोगों को सैलरी मिलती है। तो सैलरी किन किन को मिलेगी सब एक जगह हमने लिख लिया। उसी तरह किस किस को शपथ ग्रहण कर लिया, किन लोगों को शपथ ग्रहण करना है उसको एक जगह पे लिख लिया। तो यही होता है शेड्यूल, बस लिस्टिंग कर देते हैं। तो जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया 1950 में, 26 जन 1950 में, तो उस समय सिर्फ 8 शेड्यूल था, लेकिन उसके बाद ऐड किया गया 4 और शेड्यूल ऐड किया गया। टोटल शेड्यूल हो गए हैं 12। पहला शेड्यूल क्या करता है? पहला शेड्यूल बताता है 28 स्टेट और 8 यूटीज, मतलब सबका डिमार्केशन, और इसमें लिस्टिंग दी हुई है कि जो जो स्टेट होंगे। जैसे आपको पता है जेएनके का डिमार्केशन हुआ 2 यूटी में, तो इस शेड्यूल में फेरबदल भी किए होंगे, इस शेड्यूल में भी फेरबदल किए होंगे। जैसे आपको पता है पार्ट 1 में भी बदलाव हुए होंगे, यहाँ पे बदलाव हुए। जहाँ जहाँ होते हैं ना वहाँ बदलाव होना ही चाहिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ बदलाव किया जाता है। अब सेकेंड शेड्यूल का नाम आते ही हमें याद आ जाता है सैलरी। लेकिन अब क्वेश्चन होता है किस किस को सैलरी? सबको सैलरी? सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सैलरी? नहीं। अब बात ध्यान रख लीजिए, सबसे पहले 2 लोगों को याद रखिए। 2 लोग को जो स्टेट या सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द सेंटर, दोनों जगह के। कौन है? एक जगह है प्रेसिडेंट, एक जगह है गवर्नर। इन दोनों का याद हमने कर लिया। उसके बाद बात करते हैं, जैसे पार्ट बी इसका ओमिट कर लिया है तो ये याद नहीं रखिए। अब बात करते हैं सी में। सीधे ये सब याद नहीं रखना है किन किन लोगों को, प्रेसिडेंट गवर्नर 2 लोग याद कर लिए। उसके बाद आपको पता है राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा में 2 मेंबर है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, याद कर लिया। राज्यसभा में दो मेंबर है इंपॉर्टेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो ये 2 मेंबर याद कर लिया।
तो क्या आप सेंटर को याद रखोगे तो स्टेट को छोड़ दोगे? नहीं भाई, स्टेट को भी याद रखना है। तो सिंपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी 2-2 मेंबर होंगे, सबको रखना है इसमें। तो यहाँ भी आ गया, ये 4 लोग, ये मान लो एक स्टेट की बात करते हैं, लेकिन सारे स्टेट का भी ऐसा ही हम इकट्ठा करेंगे। क्लियर? उसके बाद ये लोग हो गया, हमने याद कर लिया। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी। उसके बाद सीएजी की भी सैलरी, सीएजी की भी सैलरी। ध्यान देना, एजीआई जो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नहीं। क्लियर? सॉरी, एजीआई का एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे जैसे कोई सरकार केस लड़ती है ना, अगर इंडिया गवर्नमेंट केस लड़ती है तो उसके वकील होते हैं, बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड सैलरी की, थर्ड शेड्यूल की। क्लियर? थर्ड शेड्यूल में ये क्या है? ओथ, कि भाई शपथ ग्रहण किया जाएगा। बहुत आसानी से शपथ ग्रहण वाला आपको याद हो जाएगा, बहुत आसानी से। कैसे? सबसे पहले कोई इंसान होता है, वो पहले कैंडिडेट बनता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, या तो मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा या एमएलए का। सिर्फ एमपी एमएलए, आप पंचायत चुनाव का शपथ लेने नहीं चला जाना, नहीं। एमपी एमएलए पहले कैंडिडेट होता है, चलो उसका शपथ लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब वो चुना गया एज ए एमपी या एमएलए बन गया, फिर इसका फिर से शपथ। अब इसमें से ही तो कोई मिनिस्टर बनेगा, फिर से शपथ। तो इसका भी शपथ, इसका भी शपथ, इसका भी शपथ। उसके अलावा जो यहाँ पे आप सैलरी दिए हो जजेस को, तो शपथ तो लोगे ना। सीएजी को सैलरी दिए हो, शपथ तो लोगे ना। सिंपल है। कौन कौन? पहले एक मेंबर था, फिर एमपी एमएलए एमपी एमएलए बन जाता है, फिर मिनिस्टर बन जाता है, वही मेंबर तो बनता है ना। तो सबका उनका बार बार उसका शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है? फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है, आपको पता है हर स्टेट को एलोकेट किया गया है कि तुम्हारे यहाँ से पॉपुलेशन के आधार पे तुम्हारे यहाँ से इतने मेंबर आएंगे राज्यसभा में। राज्यसभा को हम नहीं बोलते हैं स्टेट, जैसे लोकसभा को हम बोलते हैं पीपल चुन के आते हैं, पीपल जो नॉर्मल लोग चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट से लोग आएंगे। तो ये लिखा तो होना चाहिए ना भाई, कौन स्टेट से कितने लोग आएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में लिस्टिंग की गई है कि यूपी में सबसे ज़्यादा 31, फिर भी ऐसे ही बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ महाराष्ट्र। मैं सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा यूपी में है, बाकी का याद नहीं रखना है। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ध्यान देना, इसमें वही स्टेट आएंगे, इसमें वो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम नहीं आएंगे। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम नहीं आएंगे, क्योंकि वो 6 शेड्यूल में आएंगे, 6 शेड्यूल में आएंगे। अब 6 शेड्यूल, 5 शेड्यूल, वो सब डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। क्लियर? क्योंकि वो टॉपिक आएगा, अभी तो हमें बताना है। एक चीज़ मैं आप बता दूं, 6 शेड्यूल आप याद कैसे रखो? जैसे इसमें तो 10 स्टेट है तो याद नहीं रखना है, इसमें लेकिन 4 स्टेट है, आप याद कैसे रखोगे? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का 3 स्टेट है जिसका नाम एम से आता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। यही तो तीनों आता है ना, यही तीनों आता है ना। तो यहाँ तो हम याद रख ले कि आत्मा ATMM, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा कि भाई यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, मेघालय एंड मिजोरम होगा? कैसे याद रहेगा भाई? मनी, जिसके पास मनी है उसको क्या किसी शेड्यूल में एक्स्ट्रा लिवरेज की जरूरत है? शेड्यूल में डालने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, सिंपल। आपको उसको ऑटोनॉमी दे रहे हो ज़्यादा। लेकिन जिसके पास इतना सारा पैसा है, काहे का ऑटोनॉमी? नहीं चाहिए, मणिपुर को चाहिए ही नहीं ऑटोनॉमी। क्लियर? सिंपल, समझ गया? देखो, नॉर्थ ईस्ट से लेके जो 2-3 चीज़ें हैं ना, वो हमें याद रखना चाहिए। जैसे एक फिफ्थ शेड्यूल तो हर जैसे 6 शेड्यूल, उसके बाद ILP एक है, इनर लाइन परमिट, और एक है, एक तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, वो तो याद रखें। एक और कुछ है ना, याद नहीं आ रहा। क्लियर है ना?
सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? सेवेंथ शेड्यूल का मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पावर जैसे लिस्टिंग, सेवेंथ शेड्यूल में लिस्टिंग की गई है। सेंटर लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एक रेसिड्यूरी वाला पावर भी है कि जो किसी लिस्ट में नहीं, जैसे यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, ऐसी ऐसी बातें, करेंसी, ऐसी बातें। स्टेट में वैसे ही पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब लिखा हुआ है। कंकरेंट में ऐसे ही एजुकेशन, वाटर, ये सब लिखा हुआ है, इरिगेशन, ये सब लिखा हुआ है। तो अगर कोई इन तीनों में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट इन तीनों में नहीं लिखा हुआ है, तो सेंटर के पास रेजिड्यूरी पावर है। इसका मतलब है कि कोई सब्जेक्ट जिस पे हमें कानून बनाना है, अगर वो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसका कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। और सेंटर ने ये फीचर कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से, क्योंकि कनाडा सेंटर को मजबूत करने का काम करता रहता है। 8th शेड्यूल में क्या बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 जो रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 22 शेड्यूल लैंग्वेज की, जिसके बारे में हम बात करते हैं। 9th शेड्यूल में क्या लिख किया हो गया है? 9th शेड्यूल में देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। हुआ क्या, 1950 के आसपास लैंड रिफॉर्म सरकार ने लाया है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग लाए कि कोई आदमी एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। सरकार चाहती थी लैंड में रिफॉर्म किया जाए, टेनेट रिफॉर्मेशन लाया जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान से आप लीगली ज़मीन थोड़ी ले सकते थे, क्योंकि उस इंसान को राइट टू प्रॉपर्टी मिला था। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19F में दिया था, आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी से आप ज़मीन लोगे, किसी से आप मतलब सरकार, किसी से अगर सरकार ज़मीन लेने जाएगी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। तो इस बीच बहुत ज़्यादा केस वेस चलने लगा था लैंड रिफॉर्म। आपको शंकरी प्रसाद का केस पता होगा, बहुत सारे केस पता हो चलने लगा। तो सरकार तो इसमें केस में फंसी ही रह जाती, सरकार कोई अपना रिफॉर्म कर ही नहीं पाती। तो सरकार ने एक चीज़ तरकीब सोच ली। सरकार ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर मैं कुछ अमेंडमेंट करूंगा, ध्यान देना, अगर मैं कुछ अमेंडमेंट, सिंपल अमेंडमेंट करता हूं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, बीच में हाई कोर्ट बीच में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आता है ना, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार बोल देती कि मैं कुछ कानून ला रहा हूँ और उस कानून को मैं एक ऐसे शेड्यूल में रखूंगा जिस शेड्यूल में आने के बाद वो कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर चला जाता है। सिंपल एक और समझते हैं कि सेंटर ने बोला कि मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ, एक बक्सा बनाता हूँ जिसमें कोई भी कानून को मैं डालूंगा, उसमें डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नज़र उस डब्बे पे, उस बॉक्स पे पड़ेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है उस बॉक्स के अंदर जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए उन्होंने 9th शेड्यूल बनाया। एक आर्टिकल भी ऐड किया 31B, आपको पता होगा 31A, 31B और 31C एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का। क्लियर? अब 9th शेड्यूल आया कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के समय आया 1951 में। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ या जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? ये सब बहुत एक्टिव क्वेश्चन है आजकल। 10th शेड्यूल क्या? 10th शेड्यूल में हो क्या रहा था एक्चुअली कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक इंसान है, जैसे मान लो कोई दो सरकार है सेंटर पे, एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी। तो हो क्या रहा था कि मान लो दोनों टोटल 540 सीट है, 540 ही मान लेते हैं, या 541। तो जिसके पास 271 होगा वो जीतेगा। तो मान लो बीजेपी के पास है 272 और कांग्रेस के पास है 269। तो बीजेपी को हमेशा डर सताया रहेगा कि यार मेरे में से 2 मेंबर को ये खरीद लेगा। तो यही हुआ था 1984 के आसपास। एक मेंबर था जिसका नाम था दयाराम या गैराम कुछ था। वो 14 या 24 घंटे में 3 बार अपना पार्टी चेंज किया।
और पार्टी चेंज करते वक्त क्या लेता था, पैसे लेता था। पार्टी चेंज किया, इसके बाद एक एक्ट लाया एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कुछ प्रावधान है इसमें कि अगर पार्टी चेंज करते हो, जिस पार्टी से जीते हो उस पार्टी को चेंज करते हो तो आपका जो सीट है वो भी वैकेंट हो जाएगा, मतलब आपका जो एमएलए एमपी का सीट है वो भी वैकेंट हो जाएगा। और भी कुछ प्रावधान है उसमें। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं जो 11th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आया कब, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं फिर आपको याद करने का ट्रिक बताऊंगा कि अमेंडमेंट का याद करने का ट्रिक क्या है। 1985 में है, हाँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद लेटेस्ट दिस शेड्यूल फॉलो लेटेस्ट, उसके बाद इस शेड्यूल में एक और डेवलपमेंट हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। वो बहुत आराम से आप समझ जाओगे कि ऐसी बात है कि कितना परसेंट मिनिस्टर बनेंगे, ऐसी बात है, जो प्रोविजन है ना वो वाला। 11th शेड्यूल अब आया कब, 1992 में, 1992 या 2, ये मतलब 1903 ऐसे है। देखो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74। इसमें क्या लेगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट पे पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की। क्लियर एंड सिंपल बात है कि किस किस सब्जेक्ट में पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी पंचायत को, देगा कौन, स्टेट देगा। और सिंपल ऐसे ही 18 सब्जेक्ट जिस पे पावर, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है। और इस किस अमेंडमेंट एक्ट में है, 74th में, ये किस में, 73rd में। अब याद करने का सिंपल तरीका है, देखो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है 1952 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है 1985 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है 1992 में। अब 74, 1990। देखो ये इसमें 1992, 93 ऐसे ही लिखा रहता है, बस अब याद रखिए, यहाँ ध्यान रखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। दोनों ऑलमोस्ट साथ ही आए थे, कुछ महीने का फर्क था। अब देखो ऐसे हुआ था 1, 2, 3, 4 ऐसे याद कर सकते हैं, पहला, फिर 52वां, 73वां, 74वां ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट देखेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट। जो कि मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, जो लुसेंट में दिया हुआ है वो दिया हुआ है सारे लिस्ट, और सारे लिस्ट दिए हैं, लिस्ट के साथ उसका आर्टिकल भी दिया है, आर्टिकल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो में जो सारे लिस्ट बता दूँ, क्योंकि आर्टिकल मैं अभी बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें जैसे मान लो पार्ट बोल रहे थे, पार्ट 3 करवाऊंगा, तो उसमें पार्ट 3 में अभी सिर्फ बता दूंगा सिंपल क्या क्या दिया होगा, फंडामेंटल है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं सारा आर्टिकल आपको बताऊंगा 12 to 35। क्लियर है ना। ये भी बताऊंगा कब किस में अमेंडमेंट हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ। जैसे आपको पता है काफ़ी अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के समय अमेंडमेंट हुआ 15 और 16 में, कुछ ऐड हुआ वो बताऊंगा। तो मैं सिंपल आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या चल रहा है अभी, क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐड होते रहते हैं, तो सब देखेंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए और आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए अगर आपको देखना है मेरा वीडियो तो। क्लियर। अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ, मैं डालूंगा नेक्स्ट वीक से, अभी तो बात चल रही है। चलिए थैंक यू।